Good morning, dear students. Today we are going to read chapter number 10 from our NCERT book, Honeysuckle. Now, the name of the chapter is The Banyan Tree. Now, before we read, let us come to know what this chapter is about. In our previous chapter, chapter number 9, we came to know about different kind of desert animals, and we have read about mongoose and snakes. Now, we came to know that mongoose can kill a snake, though mongoose is not that strong and that poisonous. Now let us read out these lines about the fight of a mongoose and a snake. This is a mongoose and this is a snake. ये कोबरा स्नेक है और ये नेवला है. ये कहा जाता है कि स्नेक और नेवले में, जब सांप और नेवले में लड़ाई होती है तो अक्सर विजय जो है, जीत जो है, वो नेवले की होती है. The fight of the cobra and the mongoose is a classical drama often seen in India. इंडिया में कॉमनली फाउंड आउट होने वाला स्नेक है कोबरा. बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स है जहां पर कोबरा बड़ी ही आसानी से पाया जाता है. काफी डेंजरस स्नेक होता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक ऑफ वर्ल्ड. तो यहाँ नेवले भी उतनी ही मात्रा में होते हैं. अपने इंडिया में बहुत सारी जगहों पर नेवले भी पाए जाते हैं. तो सांप और नेवले की जो लड़ाई होती है वो अक्सर एक क्लासिकल ड्रामा की तरह देखा जाता है. और अक्सर ये कहा जाता है कि भाई सांप और नेवले में जब भी लड़ाई होगी तो जीत जो है वो नेवले की होगी. द मंगोज इज नॉट इम्यून, यानी उसमें सांप में जहर होता है. अब क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि कोबरा तो वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स है, बहुत सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में से एक है. तो फिर ऐसा क्या होता है कि जो मंगूज है, नेवला है, वो उससे जीत जाता है? क्या उसमें सांप का जहर बेयर करने की क्षमता होती है? नहीं. बट इट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक. वजह क्या है कि नेवला जो है वो सांप से ज्यादा फास्टर होता है, क्विक होता है, एंड उसका जो मोशन है, मूवमेंट है, वो स्नेक से कहीं ज्यादा फास्ट होते हैं. द कोबरा assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction. कोबरा जो है वो अपनी पूरी पोजीशन लेता है, अपना हुड ऊपर करता है उस पर स्ट्राइक करने के लिए. लेकिन इससे पहले कि वो उसे स्ट्राइक कर पाए, मंगूस जो है वो और तेजी से अपनी जगह चेंज कर लेता है, वहां से बच जाता है, डिफेंस कर लेता है अपने आप को डिफेंड, और दूसरी तरफ से कोबरा के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और इस तरीके से वो उसे थका देता है. नाउ बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, नाउ दिस कांस्टेंट मूवमेंट ट्राइज एंड डिस्करेजेस द स्नेक. अब ये बार बार होता रहता है और जो कोबरा होता है वो इस से परेशान हो जाता है, थक जाता है. एंड mongoose इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक. और थका होने की वजह से उसकी जो स्पीड है स्नेक की वो कम हो जाती है और फाइनली mongoose जो होता है अपने तीखे दांत उसकी नेक में गड़ा देता है. एंड यूजुअली severing the joints of its vertebrae. और अक्सर जो होता है ये स्नेक की जो वर्टेब्रे होती है, जो उसकी रीढ़ होती है, उसको तोड़ देता है अपने दांतों के प्रहार से. और इस तरीके से सांप और नेवले का जो युद्ध होता है, लड़ाई जो होती है, उसमें अक्सर नेवला जीत जाता है. अब ये जो स्टोरी है, इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, द वेरी फेमस ऑथर फॉर राइटिंग चिल्ड्रंस स्टोरी. ये अपने बचपन की कहानी लिख रहे हैं और उस वक्त बता रहे हैं कि यू मस्ट हैव सीन अ बेनियन ट्री. आपने बरगद का पेड़ देखा होगा. दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सो एज अ यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बेनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. ये जो स्टोरी है ये हमें बताएगी कि जब ऑथर रस्किन बॉन्ड बहुत छोटे थे तो उन्होंने बेनियन ट्री पर बैठे हुए उन्होंने क्या देखा था. उन्होंने उसको बाद में डिस्क्राइब किया हुआ है एज अ स्टोरी. नाउ द पार्ट 1 ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट डज इट से? दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंडफादर, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बेनियन ट्री वॉज माइन, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. ऑथर कह रहे हैं कि हालांकि ये घर जहां पर ये बेनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, वो मेरे दादाजी का था और बहुत विशालकाय था, बहुत शानदार था. फिर भी वो जो बरगद का पेड़ था वो मेरा था. क्यों? क्योंकि दादाजी अब उस पर चढ़ नहीं सकते थे. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were some squirrels and snails and butterflies.
द ट्रीज वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. In this paragraph, the author tells us about कि वो जो पेड़ था वो किस तरीके का था। वो कह रहे हैं कि उसकी ब्रांचेस जो है चारों ओर फैली हुई थी, जो जमीन की ओर झुकी हुई थी, और वापस उसमें से रूट्स निकल रही थे। बेनियन ट्री आपने देखा है कि उसकी जो ब्रांचेस होती है वो नीचे की ओर वापस जाती हैं जमीन में, और वो फैलती चली जाती है, और उसमें छोटे छोटे से पैसेजेस बन गए थे जिसमें खेलने में ऑथर को बहुत ही मजा आता था। अब वहां पर बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स ने अपना जो है घर बनाया हुआ था। अब ऑथर जो है आगे कह रहे हैं कि वो पेड़ इतना पुराना था, घर से भी पुराना था, मेरे दादाजी से भी ज्यादा पुराना था, यहां तक कि देहरादून से भी ज्यादा पुराना था। यानी इट वॉज अ वेरी 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 ओल्ड ट्री। नाउ ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ मैं इसमें अपने आप को छुपा लेता था हाइड एंड सीक खेलने के लिए, और मैं पूरे वर्ल्ड को वहां से देखता था, यानी मैं छुप जाता था और सबको वहां से देखता रहता था। पैराग्राफ नंबर 3 कह रहा है कि माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वीरल। उस पेड़ पर जो उसकी पहली दोस्त बनी वो एक छोटी सी ग्रे कलर की स्क्वीरल यानी गिलहरी थी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी। तो उसने, ऑथर ने कहा कि सबसे पहले जो उसने देखी वो एक गिलहरी थी, और वो गिलहरी ऐसे लग रही थी कि उसको खड़े होकर ऐसे देख रही थी मानो उसने उसकी जगह पर इन्वेशन किया है, यानी कोई बाहरी व्यक्ति है, अतिक्रमण उसने कर लिया है उसके एरिया में बिना उसकी परमिशन के घुस आया है। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट हार्म माई सेल्फ विद कैटेपल्ट और एयर गन, he became friendly, and when I start bringing him pieces of cake and biscuits, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. फिर ऑथर कह रहे हैं कि शुरू में तो मेरे पास गिलहरी जो है बिल्कुल भी आती नहीं थी, और जब उसने ये देखा कि मेरे पास उसे हानि पहुंचाने के लिए कोई एयर गन नहीं है या फिर कोई गुलेल नहीं है, कैटापुल्ट होती है वो गुलेल जिसमें पत्थर डाल के वो रबड़ का स्ट्रिंग होता है और उससे पत्थर को फेंका जाता है, पुराने समय में बच्चे खेलने के लिए यूज किया करते थे उसे। तो गिलहरी उसके पास आती नहीं थी। फिर जब उसने देखा कि इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर वो धीरे धीरे उसके नजदीक आना, ऑथर के नजदीक आना शुरू हो गई। और फिर ऐसा होने लगा कि वो मोर्सल्स यानी छोटे छोटे टुकड़े खाने पीने के जो रखते थे हाथ में, बिस्किट वगैरह, वो लेने के लिए गिलहरी उसके पास तक आने लगी थी और धीरे धीरे दोस्त बन गई। Before long, he was dwelling into my pockets and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. तो ऑथर जो है वो कह रहा है, ये देखिए पिक्चर में ऑथर है और स्क्विरल है, वो मन में ये सोचा ऑथर ने कि शुरू में तो जरूर उसके रिलेटिव्स ने, उसके फ्रेंड्स ने, यानी उसके ग्रुप के जो और गिलहरियां थी उन्होंने उसको समझाया होगा या फिर उसे कहा होगा कि वो मूर्ख है, फुलिश है या हेडस्ट्रॉन्ग है, जिद्दी है कि वो किसी ह्यूमन बीइंग पर ट्रस्ट कर रहा है, उसके पास जा रहा है। लेकिन वो उसके साथ इतनी फ्रेंडली हो गई थी कि उसके पॉकेट में खाने पीने की चीजें होती थी तो निकाल कर ले जाती थी। Now in the spring, when the banyan tree was full of small red figs, स्प्रिंग सीजन में जब बनियन ट्री पर छोटे छोटे से लाल कलर के फूल फ्रूट्स आने लगे थे, फिग्स कहते हैं, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, तो अलग अलग तरह के पक्षियों के झुंड उसकी ब्रांचेस पर दिखाई देने लगे थे। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, cheerful and greedy parrots, मैना एंड crows squibbling with one another. उन बर्ड्स के बारे में वो बता रहा है कि किस तरह के बर्ड्स थे। रेड बॉटम्ड बुलबुल थी, चीयरफुल और ग्रीडी पैरट्स थे, वो मैना थी, क्रोज थे जो वहां पर आते थे और उनके आपस में जो शोर था चहचहाने का, ऐसे लगता था कि वो एक दूसरे से क्वार्ल कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ड्यूरिंग दी फिग सीजन द banyan ट्री वॉज द नोइजियस्ट प्लेस इन द गार्डन। तो जो
फिग सीजन था, जब उस पर फ्रूट आने का समय होता है बेनियन ट्री पर, तो उस वक्त गार्डन का सबसे नोजियस, सबसे ज्यादा शोर से भरा हुआ जो स्थान था वो बेनियन ट्री ही था। ना हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म। क्रूड यानी कच्चा। मैंने पेड़ पर एक आधे रास्ते पहुंचकर वहां पर एक मचान सी, क्रूड सी बना ली थी, प्लेटफॉर्म बना लिया था कच्चा। एंड आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। मैं जब ज्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं वहां पर बैठकर आफ्टरनून्स एंजॉय करता था। आई कुड रीड देयर पॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री। पॉपिंग माई सेल्फ या है का मतलब है लीनिंग अगेंस्ट। पेड़ के सहारे वो सहारा लेकर पीठ टिकाकर बैठ जाता था, एक कुशन लेकर लिविंग रूम से, और वहां आराम से बैठकर वो पढ़ता था। कैसी स्टोरीज पढ़ता था? ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी एंड द स्टोरी ऑफ द डॉक्टर डोलिटल। ये वो स्टोरीज थी, वो वहां पर बैठकर पढ़ता था, जो उसकी फेवरेट बुक्स थी, वो लाइब्रेरी से लेके आता था और वहां पढ़ता था। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब उसे पढ़ने का मन नहीं होता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो। तो मैं वहां बैठकर पत्तियों के बीच में से सारी दुनिया को देखता था, यानी आने जाने वालों को देखता रहता था। एंड नो वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड अ कोबरा। और ऐसे ही एक दोपहर को उसने वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा देखा, द फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड अ कोबरा। अब पार्ट 2 बिगिन होता है। पार्ट 2 में सारी फाइट का जिक्र है कि कैसे कोबरा और मंगूस के बीच में फाइट हुई। द वॉर्म ब्रिजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डन इनटू द हाउस। अब दोपहर होने लगी थी और गर्मियां तेज हो रही थी, और ये वो समय आ गया था कि तब जब दोपहर के समय लोग अक्सर मई जून जुलाई की जो गर्मियां होती हैं उसमें अक्सर लोग दोपहर में अपने घरों में रहना प्रेफर करते हैं। तो दादाजी घर के अंदर थे और सभी लोग भी घर के अंदर थे। एंड आई वॉज फीलिंग ड्रोजी माई सेल्फ। मुझे भी थोड़ी सी नींद जैसी आ रही थी। वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पोन एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज। मैं सोच ही रहा था कि मैं रामू के साथ तालाब पे जाऊं और उनकी भैंसों के साथ, और मैं वहां पे भी स्विमिंग करूं क्योंकि गर्मी लग रही है। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने वहां पर एक ह्यूज बड़ा सा ब्लैक कोबरा देखा, ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, जो वहां कैक्टस के पौधों के बीच में से निकल रहा था, सरक रहा था। एट द सेम टाइम अ मंगूस इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोबरा। और अचानक तभी एक मंगूज, एक नेवला बुशेस के बीच में से निकल कर आया और कोबरा के सामने सीधा जाकर खड़ा हो गया। नाउ इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बेनियन ट्री के नीचे एक जगह थी, ग्राउंड सा। नाउ इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। सूरज की तेज रोशनी में वो दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गई। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज 3 feet long was a superb fighter, clever and aggressive. कोबरा को ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये जो ग्रे कलर का नेवला था वो 3 फीट लंबा और बहुत ही सुपर्ब, एक एक्सीलेंट फाइटर था, क्लेवर था और अग्रेसिव यानी गुस्सैल भी था। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। लेकिन कोबरा भी एक स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था, अनुभवी था और निपुण था। ही कुड मूव स्विफ्टली यानी फास्ट एंड स्ट्राइक हिट। वो तेजी से मूव कर सकता था और हिट कर सकता था विद द स्पीड ऑफ लाइट। बिजली की सी तेजी के साथ वो हिट कर सकता था। एंड द सेक्स बिहाइंड द लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। और उसके जो फैंग्स होते हैं, सांप के जो टीथ होते हैं, उन्हें फैंग्स कहा जाता है। और उसके फैंग्स के दूसरी तरफ यानी उसके फैंग्स के नीचे डेडली पॉइजन था। कोबरा स्नेक का जो पॉइजन होता है वो बहुत ही जहरीला होता है। तो इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। अब ऑथर क्या है, ऑथर कह रहे हैं कि ये जो है चैंपियंस वाली फाइट होने वाली थी। एंड आई कुडंट मिस दैट, आई कुडंट अफोर्ड टू मिस दैट फाइट। और मैं ये फाइट मिस करने वाला नहीं था। तो वो इंटरेस्टेड था बहुत ज्यादा कि फाइट में क्या होगा आगे। हिसिंग डिफायंस, हिज फोग्ड tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his
broad spectacled hood. कोबरा का जो सिर होता है ये, इसे इसका हुड कहते हैं। तो हिसिंग यानी कोबरा की जो साउंड होती है उसे हिसिंग साउंड कहते हैं कि दोनों ही गुर्राते हुए, फुफकारते हुए एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। कोबरा की जो फोक टंग है, उसकी टंग जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इसे फोक टंग कहते हैं। वो लपलपा रही थी, यानी कभी मुंह के अंदर जा रही थी, कभी मुंह से बाहर आ रही थी, और कोबरा जो है अपने हुड पूरा फैला करके खड़ा हो गया था। नाउ द मंगूस बुश्ड हिज टेल, मंगूस की भी पूंछ जो है पूरी तनी हुई थी। एंड द लॉन्ग हेयर ऑन द हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसकी स्पाइन पर जो बड़े बड़े बाल थे वो खड़े हो गए थे, यानी दोनों ही अटैक की पोजीशन में आ गए थे। दो दी कॉम्बेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, हालांकि वो दोनों ही कॉम्बेटेंट्स यानी जो प्रतिभागी थे इस लड़ाई के, यानी जो दोनों ही योद्धा थे वो दोनों साइड के, उन्हें बिल्कुल ये नहीं पता था कि मैं पेड़ पर बैठा हुआ और उन्हें देख रहा हूं, यानी वो किसी की भी प्रेजेंस से बिल्कुल उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ कोई और है। वो अपने आप में ही एक दूसरे के साथ फाइट के लिए तैयार थे और किसी और को उन्होंने वहां नोटिस नहीं किया था। They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators, लेकिन जल्दी ही उन्हें वहां पर 2 स्पेक्टेटर्स मिल गए, यानी देखने वाले दर्शक। One was a मैना and the other was a jungle crow, उन दोनों में से एक था एक मैना और दूसरा जंगली कौआ। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. उन दोनों ने ये लड़ाई की प्रिपरेशन, तैयारी देखी और वहां एक कैक्टस पर बैठ गए ताकि वो लड़ाई देखें। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अगर वो दोनों बैठकर वहां सिर्फ लड़ाई देखते तो उन दोनों के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे वो लड़ाई में शामिल हुए। कैसे शामिल हुए वो हम आगे के पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे। नाउ द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। कोबरा जो है फन फैलाकर अपने डिफेंस के मोड में खड़ा हो गया। स्वेइंग यानी हिलना, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वो धीरे धीरे हिलने लगा। ट्राइंग टू मेस्मराइज द मंगूस इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। मेस्मराइज मीन यहां पर प्रसूड करना, फॉल्स मूव, और ये एक एन अनवाइज एक्शन होता है। मेस्मराइज करना दूसरे को, मतलब उसे उकसाने के तरीके से, वो उसको डराने के तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर अपना फन जो है लहराने लगा। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आईज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। लेकिन मंगूस जो है वो अच्छी तरीके से जानता था कि कोबरा के साथ अगर वो आई कांटेक्ट करेगा तो वो कमजोर पड़ सकता है, और उसने उसकी ग्लोसी चमकीली आंखों में बिल्कुल नहीं देखा। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन्ड द अटैक। बजाय इसके कि वो उसकी आंखों में देखता, उसने उसके कोबरा के हुड पर जो फन था उस पर एक जगह पर गेज यानी अपनी निगाह जो है वहां पर टिका दी एंड ओपन्ड द अटैक, और अटैक के लिए तैयार हो गया। Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretend move to one side. Immediately the cobra struck. जैसे ही फाइट जो है वो बिगिन होती तो कोबरा वहां तक पहुंचता। The mongoose made a pretended move. मंगूज ने एक दिखावा किया, छल किया हिलने का, फ्रॉम वन साइड, एंड इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और जैसे ही वो हिला एक तरफ, कोबरा ने स्ट्रक किया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्वीटली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस। उसका सिर जो है, हुड जो है, फन इतनी तेजी से नीचे आया कि ओथर ने सोचा, यहाँ ओथर कह रहे हैं आई थॉट, ओथर ने सोचा कि अब मंगूस को कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड। लेकिन वो छोटा सा मंगूस जो था वो इतनी सफाई से दूसरी साइड कूद गया, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और कोबरा से के ही जितनी तेजी दिखाते हुए एक तरफ दौड़ा, डार्ट किया तेजी से, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। तेजी से वो मुड़ा, कोबरा की पीठ पर काटा और एक तरफ मुड़ गया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो एंड द मैना हर्ड देमसेल्व्स एट हिम। जिस समय कोबरा ने मंगूस को स्ट्रक किया, उस पर वार किया, उसी समय क्रो और मैना, वो जो कौवा और मैना वहां पर बैठे हुए थे, दे ऑल्सो हर्ल्ड यानी तेजी से भागे, थ्रू देमसेल्व्स एट हिम,
वो भी मंगूज पर अटैक करने के लिए दौड़े, ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर। लेकिन क्या हुआ, वो एक दूसरे से टकरा गए हवा में ही। नाउ श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए, जोर से शोर मचाते हुए वो वापस कैक्टस प्लांट पर आ गए। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबरास बैक, और ये नेवले के काटने की वजह से कोबरा की पीठ पर खून की कुछ बूंदें चमकने लगी। नाउ द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने फिर से स्ट्रक किया, फिर से वार किया और फिर से अपना निशाना चूक गया। अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड, फिर से मंगूज जो है एक तरफ उछला, जम्प्ड एंड बिट, तेजी से एक तरफ आया, उछला और उसे दोबारा से काट लिया। अगेन दी बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, दोबारा से वो स्नेक के ऊपर उन्होंने जंप किया। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टीड, और इस बार एक दूसरे में टकरा गए। एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर से कैक्टस के पास अपना सुरक्षित जगह बनाते हुए वापस कैक्टस के प्लांट पर आकर बैठ गई। नाउ द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट। थर्ड राउंड जो है बिल्कुल फर्स्ट राउंड की तरह शुरू हुआ, बट वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन इस बार जो है एक बड़ा ही नाटकीय उसके अंदर चेंज था। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव्ड एट द कोबरा। कोबरा जो क्रो और मैना थे वो अब भी इस लड़ाई में पार्ट लेना चाहते थे और वो कोबरा पर अटैक करने के लिए झुके, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। लेकिन इस बार वो एक दूसरे से टकराए नहीं और कोबरा से भी नहीं टकराए। नाउ द मैना फ्ल्यू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, मैना उड़ गई वहां से और वापस जहां उसका ठिकाना था, यानी वो कैक्टस का प्लांट था जहां पर वो बैठे हुए थे, उसके ऊपर बुश थी कैक्टस की, उसके ऊपर जाकर वापस बैठ गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, लेकिन कौवे ने सोचा कि वो हवा में ही दोबारा से उसके ऊपर आक्रमण करेगा एंड टर्न बैक, और वहां से मुड़ा। इन द सेकेंड दैट इट took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force. इससे पहले कि वो बर्ड यानी कौवा जो दोबारा ये कर पाता, कोबरा ने अपना हेड विप किया यानी हिलाया बहुत तेजी से और पूरी फोर्स के साथ कौवे को दूसरी तरफ झटक दिया। दिस स्नाउट थडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और धड़ करके धड़ाम करके कौवे की बॉडी के साथ उसका जो सिर था, हेड था कोबरा का, वो लगा और वो एक तरफ हो गया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। यहाँ पर बैठे हुए ओथर ने देखा कि जो पक्षी था, कौवा था, वो लगभग 20 फीट की दूरी पर जाकर गार्डन में गिरा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए फड़फड़ाता रहा, एंड देन ले स्टिल, और उसके बाद शांत हो गया यानी मर गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना समझदार थी, वो वहीं कैक्टस प्लांट पर बैठी रही। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट, लेकिन और जब स्नेक और मंगूज वापस लड़ने के लिए आए, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफियर अगेन, और उसने बड़ी ही समझदारी से ये सोचा कि वो अब लड़ाई में दखल नहीं देगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग, अब तक की लड़ाई में कोबरा जो है कमजोर पड़ने लगा था। एंड द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और मंगूज ऑन दी अदर हैंड क्योंकि जीत रहा था तो वो अब निडर हो गया था और ज्यादा लड़ाई में पार्ट ले रहा था और ज्यादा आगर खुलकर खड़ा था। नाउ रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, अपने छोटे छोटे पैरों पर उसने पूरा अपने शरीर को उठाया हुआ था। एंड विद लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और जैसे कि बॉक्सिंग में होते हैं स्नाउट्स जैसे पंच होते हैं, और उसने बहुत तेजी से कोबरा को हिट किया। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner, कोबरा जो है हिलने लगा, कांपने लगा, एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, और एक तरफ जाकर गिरा और उसमें काफी डरावनी सी मूवमेंट्स होने लगी, डरावने से तरीके से वो एक तरफ गिर गया और उसमें तेजी से कंपन होने लगा। एंड इवन कोइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूज, और मंगूज की तरफ उसने अपने आप को कोइल करने की भी कोशिश की, बट टू नो अवेल, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कोबरा ने अपनी तरफ से लास्ट अटैक या डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन until the snake had ceased to struggle। जो छोटा सा नेवला था, यहाँ लिटिल फेलो जो है वो नेवला था, इसने और तेजी के साथ कोशिश की
until the snake had ceased to struggle, यानी उसने और ही सख्ती से बड़े ही निर्दयता से स्नेक को वापस हिट किया और तब तक उसे छोड़ा नहीं जब तक इट सीज्ड टू स्ट्रगल, उसने स्ट्रगल करना, संघर्ष करना बंद नहीं कर दिया, यानी टू हिज डेथ वो उसको ऐसे दबाकर उसे बैठा ही रहा. Now he then smelt along its quivering length, gripping it round the hood and dragged it into the bushes. स्नेक जो है शांत हो चुका था, तो मंगूज ने उसे जहां तक उसकी बॉडी हिल रही थी, जहां तक उसमें स्पंदन हो रहा था यानी कंपन हो रहा था, सांस आ रही थी, वहां तक उसने उसे स्मेल किया. ग्रिप्ड राउंड द हुड, उसके फन को जकड़ा एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसे घसीटता हुआ बुशेस में ले गया. द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, मैना धीरे से सावधानी पूर्वक ग्राउंड पर आई जहां फाइट हो रही थी. होप्ड अबाउट, वहां पर थोड़ी देर उछली फुदकी. पियर्ड इनटू द बुशेस, जिन बुशेस में नेवला सांप को लेकर गया था उधर उसने झांक कर देखा. फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, लेकिन एक सुरक्षित दूरी बनाकर देखा. एंड देन with a shrill cry of congratulations flew away, और फिर बहुत ही congratulations वाली चीख, बधाई देती हुई वो वहां से आवाज करते हुए वहां से उड़ गई. तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि इतनी डेडली फाइट में जीत आखिरकार नेवले की हुई और इट मैनेज टू किल द स्नेक. एज इट इज सेड इन द इंडियन क्लासिकल ड्रामास कि नेवला और सांप जो होते हैं, सांप नेवले की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है और नेवला जो है वो हमेशा लड़ाई जीत जाता है ड्यू टू इट्स स्किल्स. I hope children you have understood the topic and you are able to do the exercises related to the chapter.